सच सच बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं जो अन्ना को भूल चुके हैं। जी हाँ, वही अन्ना हजारे, रालेगन सिद्धि वाले जिनका गांव है रालेगन सिद्धि, जो कि पुणे के आसपास है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और बहुत से लोग हैं हम में से, मेरे एक मित्र ने, भाई जैसे हैं वो, पुल्हावन प्रसाद, जो कि मुंबई में रहते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं। और अभी कम उम्र है तो अनुभव भी कई बार कई मामलों में कम है, लेकिन पारिवारिक जीवन जीते हैं, बड़े शानदार हैं। उन्होंने फ़ोन करके कहा कि अन्ना हजारे जी के बारे में कुछ बताइए आप। तो मुझे अच्छा लगा कि किसी के बारे में सामने से पूछा जा रहा है या कहा जा रहा है कि बहुत से लोग हैं जो जानना चाहते होंगे कि आखिर वो अन्ना हजारे आंदोलन के बाद कहाँ गए। केजरीवाल तो गद्दी पा गए, राज कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ सूचना नहीं मिलती है। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज, आपका स्वागत, आपका मैं अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और अभी मैं बताने जा रहा हूं कि अन्ना हजारे जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उनकी उम्र जो है काफ़ी हो चली है, लेकिन वो काफ़ी कुछ करते रहते हैं। अपने एक तरह से एकाकी जीवन जीने के साथ साथ वो बहुत सारे एक तरह से अपने आश्रम में समझिए रहते हैं। और जिस तरह से मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह से बापू गांधी जी कोई ना कोई इश्यूज, कोई ना कोई जन सहयोग, जन आंदोलन जैसा कार्यक्रम किया करते थे, वैसे ही अन्ना हजारे भी कुछ न कुछ गतिविधियां करते रहते हैं। आज की तारीख में हालात ये हैं कि उनको बहुत सारे लोग चाहने वाले भी हैं, बहुत से लोग उनको नहीं चाहने वाले भी हैं। लोगों ने उनकी अपनी जो छवि है वो अलग अलग तरीके से गढ़ ली है। आजकल वो ज़्यादा चर्चित हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने एक तरह से एक नया आंदोलन को अनशन का नाम दिया था, अनशन करेंगे, लेकिन उन्होंने उस पर विराम लगाया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो कि एक नई नीति ला रही थी प्रदेश सरकार में, वो वाइन बेचना चाह रही थी मॉल में, सुपरमार्केट में और किराना स्टोर में। जैसे कि आमतौर पे एक बार कुछ महीनों पहले मैं नेपाल यात्रा पे गया था, तो वहां से मैंने कुछ चीज़ें देखा और मैंने बताया था, मैंने शेयर किया था, बताया क्या था, बहुत से लोग जानते होंगे कि हमारी सरकारों को भी इस पर कुछ विचार करना चाहिए। या तो शराब को पूरी तरह से बंद कर दो, या तो अगर आप बेच रहे हो, बेचवा रहे हो, सरकार जी, चाहे कहाँ कहीं कहीं की भी सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो केंद्र में, चाहे योगी जी की सरकार हो उत्तर प्रदेश में, चाहे आपके कोई भी हो, मतलब सभी सरकारों के लिए ये कहना जरूरी हो जाता है कि या तो आप अपने बिहार की तरह, नीतीश कुमार की तरह सरकार शराब पे बंदी कर दो, बैन लगा दो, पकड़े जाने पे बड़ा जुर्माना कर दो। लेकिन इसके बावजूद भी पता है ना, 31 लोग 32 लोग मर गए बिहार में अभी 2-3 दिन पहले। उस पर मैं कोई न्यूज नहीं बनाया, इसका कारण दो था। एक तो ये कि ये पियक्कड़ों से सचमुच में बहुत ज्यादा दुख होता है कई बार। उनको मुआवजा की मांग, उनके लिए घर द्वार बनवाने की मांग करना, ये सब बेवकूफ़ी ही है। जैसा कि नीतीश कुमार ने भाजपा के विधायक को सदन में डांटते हुए कहा था कि तुम लोग शराबी हो, तुम लोग शराबियों का फेवर कर रहे हो, जो लोग शराब पी के मर रहे हैं उनको मुआवजा मांग रहे हो। शराब पिए क्यों, अवैध, और जिस पे बैन है वो चीज़ क्यों किया? ये तो सुसाइड अटेम्प्ट करने जैसा हो गया। यानी व्यक्ति जो है जो चीज़ इलीगल है उसे कैसे कर सकता है? उनका कहना भी, उनका तर्क भी अपने जगह सरकार के तौर पे सही था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अन्ना हजारे इन दिनों इसी विषय पे लेके आंदोलित हैं। विचारों का एकदम जोरदार तहलका मच रहा है। वो कह रहे हैं कि सरकार ये जो कार्य कर रही है ये बिल्कुल सरासर गलत है। गलत तो साहब तब हो जाता, हजारे जी के इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन एक जगह असहमत हूं। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग बताइए कि अगर बड़े बड़े बाजार, बड़े बड़े दुकानों में, शोरूम में और बड़े बड़े मतलब मॉडल शॉप में या बड़े बड़े वाइन शॉप में शराबें सिर्फ बिकेंगी, तो वो कौन लोग हैं जो वाइन शॉप चलाते हैं? वो तो एक धनाढ्य लोग हैं जिन लोगों ने टेंडर डाल के सरकारों से एक ठेका के तौर पर ले लिया है। देशी दारू से लेकर अंग्रेजी शराब, बियर शॉप तक सब कुछ ठेका के तहत मिलता है। इससे होता क्या है कि 10-15 जो है टेंडर भर के कोई एक टेंडर पा जाता है किसी तरह से, तो वो खुश हो जाता है। उसका 10-15 टेंडर का नुकसान सही चलेगा, 14 जो नहीं निकला उसका नुकसान चलेगा, लेकिन एक ही से वो लोग सारी भरपाई कर लेंगे। तो क्या ये सही है? ये होना चाहिए कि कोई एक धनाढ्य व्यक्ति एक अच्छा व्यवसाय, एक बड़ा व्यवसाय को लेके मजे मार रहा हो, लेकिन अगर उसे कॉमन कर दिया जाए तो वो भी सरकार ने सभी शराबों को नहीं किया है, वाइन को बोला है, शायद वाइन बिकेगा किराना स्टोर में, तो क्या बुरा है? मुझे लगता है उन्होंने, सरकार ने दलील दी है कि इससे किसानों को लाभ होगा। जो लोग ये वाइन बनाने की खेती में जो चीज़ लगता है, जैसे अंगूर लगता है या अन्य कोई भी फसल जो लगती है, वो किसानों को अच्छा पे आउट दे देगी। इस पर अन्ना ने कहा कि नहीं, किसानों को अगर हित करना है, उसका फायदा करना है, तो आप जो उसके मूल्य निर्धारित करते हो खेती के, अनाज के,
उनकी फसलों के, उसका वृद्धि कर दो, वैसे ही जो है धनाढ्य हो जाएंगे। ये भी तर्क सही है। अन्ना जी अपने जगह सही हैं, बाकी लोग अपने जगह सही हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से जो कहना चाहता हूं वो आशा भी आप लोग समझ गए होंगे। मुझे पूर्णतया विश्वास है, क्योंकि आप जो श्रोतागण हैं उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो जागरूक और बहुत ज्यादा पैनी नजर रखते होंगे। अन्ना जी का इस पे जो विचार है उस पर मैंने जो कहा आप लोग समझिएगा। मैंने कहा कि अगर वहां पे सुपरमार्केट में या किराना स्टोर में ऐसी चीजों को लागू किया जाए, मिलने लगे, तो मुझे लगता है शराबियों को कोई रोक नहीं पाएगा। जहां पे बैन है शराब, वहां भी शराब लोग ढूंढ ले रहे हैं, वहां भी खेप की खेप पहुंच जा रही है, ट्रक के ट्रक माल पकड़े जा रहे हैं। बैन के बावजूद कुछ शातिर माफिया होते हैं, ड्रग माफिया, शराब माफिया, वो लोग अपना काम करते हैं और लोग रुपया कमाते हैं। पुलिस प्रशासन के लोग भी उनसे मिले जुले रहते हैं। कई बार सरकारों के मंत्री, मिनिस्टर भी, विधायक भी उनको संरक्षण देते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर वो लोग रुपए कमाने के चक्कर में बहुत से इलीगल काम कर जाते हैं। अब ये जो जहरीली शराब पहुंच गई थी उससे बहुत सारे लोग मर गए। तो जो मर गए, अब क्या कहा जाए, दुखद संवेदना तो मेरी भी है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं यही कहूंगा कि भाई शराब नहीं पीना चाहिए। अगर बैन है तो वो भी इलीगल, पता नहीं जहर बेच रहा हो कोई, और यही हुआ है, जहर बेचा गया है, ऐसे ही कहीं बना दिया गया, कोई भी मात्रा डाल दी गई। तो जो सही तरीका है उस पर काम करना चाहिए। और इससे आम लोग, जो छोटे दुकानदार हैं, अगर वो बेचेंगे तो जो पीने वाले लोग हैं ना, वो अपने बगल में अगर पा जाएंगे तो दूर किसी मॉडल शॉप में नहीं जाएंगे, किसी धनाढ्य के बियर शॉप पे से खरीदेंगे नहीं, नॉर्मल दुकान वाले के यहां से खरीद लेंगे। हाँ, शराब पीने के बाद, बियर पीने के बाद, वाइन पीने के बाद, विस्की पीने के बाद अगर आप कोई गलत कार्य करते हैं तो इसका जिम्मेदार वो दुकान वाला थोड़ी हो गया भाई। वो तो आप गलत हैं तो आप कहीं से भी कर लेंगे, 10 किलोमीटर जाके लोग जो है शराब खरीद के लाएंगे। ठीक है, आप शराब पीने के बाद अयोध्या चले जाएंगे खाना खाने, बोलेंगे वो चलते हैं, वो कौन सा ढाबा है बीच में एक पड़ता है, बहुत फेमस ढाबा, विक्रम जो ढाबे में खाना खाएंगे, बे चलो भाई गाड़ी में चलो बैठो। ऐसे करके लोग रात में पूरा पियकड़ई करके रात भर ट्रेवल करेंगे, लखनऊ चले जाएंगे मुजरा देखने, समझ गए, नवाबों की नगरी में, बनारस चले जाएंगे कुछ और देखने। तो तमाम ऐसे घटनाक्रम करने वाले वो अपना कांड करते हैं, उसको काला कांड बोलते हैं। तो उसके लिए आप दुकानदारों को, सरकारों को ऐसे नहीं बोल सकते। आप उन लोगों को, मतलब अब आप या तो बैन कर दो, टोटली बैन, ये एक तरीका है। नहीं तो रेवेन्यू जनरेट करने का इल्जाम जो अन्ना जी ने लगाया है कि सरकार अपनी आय, इनकम बढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है, तो ठीक है ना, सरकार की भी इनकम बढ़नी ही चाहिए, सरकार भी अपनी कमाने की युक्ति ढूंढेगा। चलिए अन्ना जी के बारे में और बता देते हैं आप लोगों की। अन्ना जी बहुत से लोग जानते नहीं होंगे कि अभी क्या कर रहे हैं और कौन हैं, तो उन दोस्तों के लिए जरूरी है अन्ना हजारे बारे में जानिए। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किशन बाबूराव हजारे उनका नाम है, असली नाम किशन बाबूराव हजारे। जी हाँ, जिन्हें अन्ना हजारे के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने, सरकारी पारदर्शिता बढ़ाने और सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कई आमरण अनशन किए। ये मैं आप लोगों को बताएं, गूगल बाबा के बिहाफ से बोल रहा हूं। जो लोग सोचेंगे मैं बड़ा ज्ञानी हूं, ऐसा कुछ मैं नहीं हूं भाई, मैं रियल रिपोर्टर न्यूज पे ऐसी ही कारनामे करते रहता हूं। तो आमरण अनशन किए। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हजारे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में, महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला, अहमदाबाद मत पहुंच जाना आप लोग जी, वो तो गुजरात पहुंच जाएंगे आप, मोदी जी वहां से लखेत देंगे आपको और शाहजी उड़ा लेंगे। तो यहां पर ये अन्ना हजारे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित रालेगंज सिद्धि, मैं कुछ और पहले गलत बोल रहा था, शायद रालेगांव या ऐसे कुछ बोला हूँ, सॉरी, रालेगंज सिद्धि के विकास और संरचना में भी योगदान दिए हैं। इस गांव को दूसरों के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें 1992 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। जी, तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये, पद्म भूषण। हजारे ने 5 अप्रैल 2011 को भारत सरकार पर एक कड़े भ्रष्टाचार विरोधी कानून, आप लोग अपना काम करिए बाबू, कोई बात नहीं है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना करण जी, आप कार्य करिए, जो करना है खटर पटर सब करिए, चटर पटर सब। हाँ, हजारे ने 5 अप्रैल 2011 को भारत सरकार पर एक कड़े भ्रष्टाचार विरोधी कानून लोकपाल विधेयक यानी लोकपाल बिल 2011 को लागू करने के लिए भूख हड़ताल शुरू किया था। आप लोगों को बताना जरूरी है कि इस अनशन के समर्थन में देशव्यापी विरोध हुआ। जी, विरोध हुआ समर्थन में, हाँ, मतलब इनके साथ थे लोग, बहुत सारे लोग। सरकार द्वारा हजारे की मांगों को स्वीकार करने के एक दिन बाद 9 अप्रैल 2011 को अनशन समाप्त हो गया था। जी,
अमेरिकी समाचार प्रकाशन फॉरेन पॉलिसी ने 2011 में उन्हें शीर्ष 100 वैश्विक विचारकों में शामिल किया। 100 ग्लोबल थिंकर्स में शामिल कर दिया गया अन्ना जी को। 2011 में हजारे को मुंबई में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में स्थान दिया गया था। ये सारी उनकी उपलब्धियां हैं दोस्तों। अन्ना हजारे का जन्म 15 जून 1938 को अहमदनगर के पास भिंगर में हुआ था और वह बाबूराव हजारे और लक्ष्मीबाई के सबसे बड़े बेटे थे मतलब क्या हैं अभी भी। अब आपको बता दें कि उनकी 2 बहनें और 4 भाई हैं। बाद में लोगों ने अन्ना नाम दे दिया इनका, जिसका मराठी में अर्थ होता है बड़ा व्यक्ति या पिता जी। ये साउथ में भी अन्ना बोलते हैं बड़े भाई को। हजारे को अप्रैल 1960 में भारतीय सेना में शामिल किया गया, जहां उन्होंने शुरू में सेना के ट्रक चालक के रूप में काम किया और बाद में एक सैनिक के रूप में कार्य किया। उन्होंने औरंगाबाद में सेना का प्रशिक्षण लिया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हजारे खेमकरन सेक्टर में सीमा पर तैनात थे। इस दौरान उनके ट्रक पर दुश्मनों ने हमला किया, जिसमें सिर्फ वही जीवित बचे थे। ये एक संयोग कहें या जो भी कहें आप कि उस ट्रक पे हमला हुआ, उसमें सिर्फ यही जीवित बचे थे जो कि चालक के रूप में थे। आप लोग बता देना चाहेंगे कि ये 1965 में हुआ था, भारत पाक का जब युद्ध था उस समय। आधिकारिक रिकॉर्डों के अनुसार 1975 में 12 साल की सेवा पूरी करने के बाद उन्हें सम्मानजनक रूप से छुट्टी दे दी गई थी। कई लोग नहीं जानते हैं इस बारे में, तो लोग कहते हैं सेना से भागा हुआ है, जबकि वो जीवित बचे थे भाई। यह एक संयोग कहें या जो भी कहें आप, जिस वजह से भी वो मतलब जीवित बचे, यह उनका भाग्य कहें, जो कुछ भी कहें, ये बड़ा हमला था। और इसमें जो है 12 साल की सेवा के बाद उन्हें सम्मानजनक रूप से सेवानिवृत्त किया गया था। हजारे रालेगंज सिद्धि लौट आए। 1991 में हजारे ने भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन शुरू किया, जो रालेगंज सिद्धि में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए एक लोकप्रिय आंदोलन था। आप लोग बता दें कि अगर वो रिटायर्ड हैं तो उनको पेंशन भी मिलती होगी, आशा करते हैं ऐसा ही है। तो उन्होंने आंदोलन किया था, वो लोकप्रिय आंदोलन था। उसी वर्ष उन्होंने 40 वन अधिकारियों और लकड़ी व्यापारियों के बीच मिलीभगत का विरोध किया। इस विरोध के परिणाम स्वरूप इन अधिकारियों का स्थानांतरण और निलंबन हुआ था। कितनी बड़ी बात है। वो एक अलग तरह के व्यक्ति थे। वो किसी बात को कराना था तो शांतिमय तरीके से अनशन पे बैठ जाते थे, आंदोलन पे बैठ जाते थे। ये उनका सबसे जानदार तरीका था। अगर मान लो तहसील में वो पहुंच गए और एसडीएम से कोई कार्य कराना है और वो सही है, लोकहित में है, तो वो बोलते थे आज करिए, वो बोलते थे आज नहीं करेंगे आप जाइए, वो बोलते थे मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि आप कर नहीं देंगे, वो बोलते थे शाम को कोर्ट बंद होगा, तहसील बंद होगा, वो कहते थे आप बंद करके जाइए, मैं यहीं बैठा रहूंगा, कल आइएगा फिर करिएगा, चाहे मत करिएगा, मैं बैठा रहूंगा, मैं हिलूंगा नहीं। ये होता है अनशन। तो हजारे अविवाहित हैं, ये भी एक जानकारी दे देते हैं आपको। 1975 से रालेगंज सिद्धि में संत यादव बाबा मंदिर से जुड़े एक छोटे से कमरे में रहते हैं। सोचकर देखिए कितनी बड़ी बात है। आपको बता दें कि 16 अप्रैल 2011 को उन्होंने अपना बैंक बैलेंस 67,183 घोषित किया था। 67,000 रुपए उनके बैंक बैलेंस थे। आपको बता दें रालेगंज सिद्धि में उनके पास 0.07 हेक्टेयर पारिवारिक जमीन है, जिसका इस्तेमाल उनके भाई कर रहे हैं। उनके हिस्से की छोटी सी जमीन है ये, और उसका इस्तेमाल उनके भाई कर रहे हैं। कितना मतलब सामान्य जीवन है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सिंपल जीवन वो जीते होंगे। उनके जीवन में बहुत सारे कोई ऐसी बातें नहीं हैं जिसको आप दोषारोपण कर दें उनके ऊपर, उनको गलत कह दें, या तमाम बातें हैं। लेकिन जो लोग गलत करना चाहें, कहना चाहें, उनको कह सकते हैं, उनको अधिकार है। लेकिन अन्ना हजारे अपने जीवन को जी रहे हैं। वो चाहे होते तो आप लोगों को याद होगा केजरीवाल जी जिस आंदोलन से निकलकर मुख्यमंत्री या सरकार तक पहुंचते हैं, उसी आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करेंगे ऐसा कह के अन्ना ने छोड़ दिया था, उसे सफल करके छोड़ दिया था। उन्होंने कहा राजनीति में नहीं आना, समाज सेवा। तो पहले तो शुरुआत में कुमार विश्वास या अपने जो केजरीवाल जी, सभी लोग इसी बात को लेकर चल रहे थे। लेकिन बाद में उन्हें ललकारा भी गया, उकसाया भी गया और उनको भी बताया गया सही
सूचना दी गई कि आप अगर राजनीति में आएंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा जय जयकार नहीं होगी, परेशान हो जाएंगे। तो राजनीति में वो लोग आ गए और पूरी बहुमत से सरकार में है, आगे भी रहेंगे, जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।